नमस्कार साथियों। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे इतिहास जो प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हमारा जो लेक्चर है वो सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में चल रहा है यूट्यूब पे भी और हमारी ऐप पे भी। और इसी के क्रम में जो आज हम दूसरी क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लेंगे। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा साथियों फैक्चुअल लिए हुए है, समझने समझाने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है। कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, किसने खोजी है, कब खोजी है, कहाँ खोजी है, और जो खोज की है उनमें जो तत्व पाए गए हैं उनसे हल्का फुल्का मैसेज करने दिखता है, वो बातें हमको इसमें से करनी है। तो हमारा सीधा साधा अध्ययन है कि हम केवल चीज़ों को बार बार दोहराव के आधार पर, कुछ चीज़ों को इमेज या पिक्टोग्राफी की तरीके के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और समझते हैं अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 लेक्चर्स में ये जो क्लास है ये पूरी होगी। और आज इसकी क्रम में दूसरी क्लास है, यूट्यूब पे आपको क्लास मिल चुकी है। और तसल्ली से आइए, मैं कल की क्लास को 2-5 मिनट में थोड़ा सा हम रिवीजन मोड में कर लेते हैं। पहला तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, जिसमें हमने भूमिका देखी। भूमिका में सारी बात बता दी कि भाई 1857 की क्रांति में फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो लॉर्ड कैनिंग के समय पर की गई थी। और आपके उस समय पर जो कनिंघम महोदय थे उस टाइम पे उनको बनाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है उनको बनाया गया। उससे पूर्व की कहानी में हम जेम्स मेसन की कहानी भी देख चुके हैं 1921 के अंदर। और आपके सॉरी 1826 में किस प्रकार से हड़प्पा टीले की खोज होती है, वो सारी बातें मैंने शॉर्ट रूप में लिख रही है, वो भी देखेंगे। उत्पत्ति संबंधी मत, जो पूर्वी मत हैं, जो ये मानते हैं कि इनके स्थान जो सुमेरियन सभ्यता से पनपे, सुमेरियन सभ्यता से ये भारतवर्ष में उस समय पर इस क्षेत्र में आए और सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। और जो दूसरा मत है वो स्थानीय मत है, वो ये मत कहता है, अभी देखेंगे हम रिवीजन मोड में भी, कि भाई ये जो क्रमिक रूप से यहाँ पे ही जो जातियाँ रह रही थी, जिसमें रोमिला थापर अपना विषय बताती हैं कि वो यहीं पर निवासी थे और क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है, नाल कुल्ली वगैरह स्थान से ये हुआ है। फिर हमने कालक्रम भी देखने का कोशिश किया, दोबारा आज फिर देखेंगे शॉर्ट तरीके से। महत्वपूर्ण स्थल में आज हम एक स्थल को तसल्ली से लेंगे, जिसके अंदर हम देखिए 7 तो बड़े स्थल इसके अंदर पढ़ने हैं और बाकी में एक एक दो दो लाइनें आपको देखने को यदा कदा मिलती है। सिर्फ सवाल जो है किस जगह से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं ये चीज़ पूछनी है, किस जगह को किसने कैसे खोजा है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है स्थान को मिलान करा देगा, क्या भाई कौन सा स्थान किस किस वर्तमान में किस राज्य में है, किस जिले में है, या नदियाँ कौन कौन सी बह रही है। इससे इतर कोई सवाल बनने की मैं मानता नहीं हूँ कि कोई अलग से कोई बात होगी। तो आइए इसको शुरू कर देते हैं, दोबारा रिवीजन कर देते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता है और आपके ये सुमेरियन सभ्यता है और ये नील घाटी के ऊपर मिस्र की सभ्यता है। ये 3 सभ्यता यहाँ पर है। ये ह्वांग के पास चीनी सभ्यता देखने को हमें मिलती है। ज़्यादा बड़ी कोई इसमें पिक्चर है नहीं। और तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते थे, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, हम आपको थोड़ा सा बता दें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। जब चीज़ों को लंबा भी खींचा जाएगा तो उसको छोटा भी किया जाएगा ताकि दिमाग में बैठे। तो सबसे पहले है कि 1826 में मेसन महोदय ने हड़प्पा टीले की खोज की। 1826 के अंदर मेसन महोदय ने हड़प्पा टीले की खोज की। यहाँ कोई कहानी सुनाने का विषय नहीं है, बस कालांतर में हम विषय के अंदर प्रवेश करें उसके ऊपर है। 1853 में रेल लाइन बिछाई जाती है डलहौजी के समय पर। हमें याद है कि डलहौजी के समय रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा था। और उसी समय पर 1856 में लाहौर से आपके लाहौर से कराची, तो लाहौर से कराची थी, रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था लाहौर से कराची के बीच में। तो ब्रंटन बंधु, जो ब्रंटन और जेम्स ब्रंटन जो बंधु थे, उन्होंने वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मैंने बताया किस प्रकार से ईंटें वीटें प्राप्त हुई, उस पर नहीं जानेंगे। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा ये देखा गया यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई तो क्राउन ने उनसे सवाल पूछा। उसके बाद जो आमूलचूल परिवर्तन हुए भारतवर्ष में समझने और जानने में, तो जो यहाँ पर जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे पुरातत्व के रूप में, उनको समझने के लिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1861 में कलकत्ता में लॉर्ड कैनिंग के समय में, जब वाइस रायस होते हैं लॉर्ड कैनिंग, उनके समय में कनिंघम महोदय की अध्यक्षता में, कनिंघम महोदय को हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्हीं के टाइम पे ये काम हुआ। उनके पास कुछ सिले आना प्राप्त हुई उस टाइम पे और काम के 3 बार गए वो वहाँ पर।
और वहाँ पर अपना काम करना शुरू किया। 1856 में गए, 53 में गए, 1853 में गए, 56 में गए और 72-73 के अंदर ही उस टाइम पे गए। तो ये तो जो प्रयास थे वो हुए थे उस समय पर कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। उसके बाद में हम जो हमारे 1912 के अंदर जे फ्लीट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में लेख लिखा, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर वापस ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाता है। अब सफल प्रयास के ऊपर आते हैं तो कहानी सबसे पहले जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के समय पर सबसे पहले 1921 के अंदर जॉन मार्शल जो आपके एएसआई के उस टाइम के हेड होते हैं, उस टाइम पे 1921 के अंदर आपके राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के सहयोग प्राप्त कर इनके नेतृत्व में, मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा टीले की खोज अच्छे से होके काम करना, उत्खनन करना शुरू करते हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, ये टाइमलाइन है, अच्छे से आप इनको एक बार देखिएगा, अपना आप समझ में आएगी। उसके बाद 1922 के अंदर भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कर दी गई और उत्खनन का कार्य करीब 10-12 वर्ष तक चलता है और धीरे धीरे इस तरह का पता चलता है। अब अन्य नाम मैंने आपको बता ही दिया पिछली बार के सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी इसे कहते हैं, वो पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देख लिया। परंपरागत जो नियम है एएसआई का, जो परंपरागत रूल है कि इस सभ्यता को क्या बोलेंगे, तो सब लोग बैठे वहाँ पर और बैठे तो प्रथम स्थल जो पाया गया एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या किसी भी देश के अंदर जो संस्था है कि पहला स्थल जो पाएगा उसी के और सभ्यता का नाम होगा, इस प्रकार इसका हड़प्पा का नाम पड़ा। उसी के बाद कुछ प्रयास हुए जो वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं इस चीज़ को कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया, परख लिया, जांच लिया, हम अगर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं तो फिर इसको पूरे विश्व पटल पर जो ले जाने का जो कार्य है वो यहाँ पर आपके जो मार्शल महोदय हैं, वो जॉन मार्शल हैं, उन्होंने किया। ये इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ के अंदर 1924 में लिखते हैं और बताते हैं कि हमने एक ऐसी चीज़ जो इस तरह खोजा है जिसके अंदर जो इतिहास जो है वो भारतवर्ष का जो इतिहास है उस समय में वो 3000 वर्ष पूर्व जा चुका है, क्योंकि जो इतिहास उस समय पर था वो भारत का आपके जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता से माना जाता था। तो इस प्रकार से वैश्विक पटल पर लाने का श्रेय जॉन मार्शल महोदय को जाता है। सिंधु सभ्यता ये उस टाइम पर इसको कहते हैं, प्रथम बार 1924 में इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ के अंदर। उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड इसी समय पर 1924 में ही गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा अर्बन रेवोल्यूशन नाम की पुस्तक लिखी जाती है। वो अर्बन रेवोल्यूशन पुस्तक जो है उसमें सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड जो है प्रथम नगरीय सभ्यता इसको यहाँ पर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को जो है तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। एमएमएस का यहाँ पर अर्थ है मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को तीसरा जो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक इसी के क्रम में आगे देखते हैं कि कालक्रम जो थोड़ा सा याद होने में करता है, तो दो को आप पहले याद करें, ग्रुप वाइज याद करें, आपको होगा। देखिए ये जो कार्बन तिथि निर्धारण जो है, रेडियो कार्बन तिथि है C14 रेडियो कार्बन तिथि जो उसमें 2350 से 1750 बताई गई है, 2350 से 1750 गई है। आप आराम से देखिएगा, थोड़े से चीज़ों को ऐड करते हुए, जोड़ते हुए, दिमाग में बिठाते हुए हैं कि C14 जो है, C14 कार्बन विधि है, रेडियो कार्बन विधि है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2350 से 1750 बताया गया है और सर्वाधिक मान्य यही है। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर जी, डीपी अग्रवाल मतलब डीपी और यहाँ पर टीका मतलब थापर है, तो डीपी अग्रवाल और थापर जी ने इसका थोड़ा सा 50 कम करते हुए 2300 से लेकर 1750 बताया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा भाई, रेडियो कार्बन विधि के नज़दीकतम डीपी अग्रवाल और थापर जी जाते हैं, परंतु वो 2350 से शुरू होता है रेडियो और ये 2300 से बताते हैं, 1750 दोनों 1750 बताते हैं। एनसीईआरटी 2500 से 1800 के बीच में कहती है, एनसीईआरटी 2500 से 1800 के बीच में कहती है, एनसीईआरटी 2500 से 1800 के बीच में कहती है। और जस्ट व्हीलर की बात करें एनसीईआरटी के साथ, व्हीलर 2500 से 1000 वर्ष का लेते हैं, 1500 तक कहते हैं। तो आपके व्हीलर महोदय जो है वो 2500 से 1500 के बीच में कहते हैं, व्हीलर महोदय जो है वो 2500 से 1500 के बीच में कहते हैं। डेल्स के बारे में बात करें तो डेल्स 2900 से 1900 के बीच में कहते हैं। डेल्स जो है वो 2900 ईसा पूर्व, सब चीजें ईसा पूर्व से हैं, लिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब ईसा पूर्व की कहानी है। जो डेल्स है वो 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में कहते हैं। हेरास महोदय की तो कहानी बहुत अलग है, हेरास महोदय जो है वो 6000 ईसा पूर्व को ले जाते हैं और उसके बाद जो फेयर सर्विस है वो 2000 से 1500 के बीच में बात करते हैं। मैं समझता हूँ इनमें से सवाल बैठ जाना है, थोड़ा सा चीज़ों को आसपास ले जाके सेट करने का प्रयास किया गया है, इससे आप समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अब हमारा आज का लेक्चर। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, सारी बातें बता दी हैं।
और ये सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल है, राय बहादुर दयाराम सानी, माधव स्वरूप बस, राखल दास बनर्जी का भी नीचे हम थोड़ा सा देखेंगे फोटो। और उसके बाद ये जो अन्य नाम पाए जाते हैं वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीन तो मुख्य नाम पाए जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। साथ ही साथ तीन नामों के अतिरिक्त जो है इस प्रकार से सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि तांबा और टिन के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब चीज़ें थोड़ी शॉर्ट करके बता दी है आपको मैंने। उत्पत्ति संबंधी दो मत हैं, एक तो जो यहाँ पर गार्डन चाइल्ड, लियोनार्ड वुली, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोसम्बी और एच.डी. संकालिया, ये जो हैं ये आपके सुमेरियन से उत्पत्ति होना मानते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो सुमेरियन सभ्यता से हुई है। विदेशी मत के पोषक हैं, विषणवादी सिद्धांत के पोषक हैं। कौन कौन है विषणवादी सिद्धांत के? भाई जो इंसान है या सभ्यता के जो लोग हैं एक जगह से सीखते हैं, अनुभव को सीखते हैं, उनके विचार को सीखते हैं और दूसरी जगह पर उसको ले जाते हैं। तो ये विषणवादी सिद्धांत है। गोल्डन चाइल्ड, लियोनार्ड वुली, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोसम्बी, एच.डी. संकलिया, चाइल्ड वुली क्रेमर, मार्शल डी और एच.डी. इस प्रकार से आप ध्यान रखें। इसके साथ ही दूसरी बात करते हैं जो भारतीय मत है, देसी मत है, ईरानी बलूचिस्तानी, कि पाकिस्तान में जो ईरानी और बलूचिस्तानी स्थान है वहाँ से ये वहाँ पर ये माने जाते हैं। ग्रामीण संस्कृति से ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रामीण संस्कृति से ही पनपी है। फेयर सर्विस रोमेला थापर कहते हैं, नालकुल्ली आमरी ग्रामीण लोगों के द्वारा ही इसकी विकास को मानते हैं। ईरानी बलूचिस्तानी मत इसको कहते हैं। उसके बाद सोती संस्कृति, अमलानंद घोष, ओलचिन दंपति और डीपी अग्रवाल। अमलानंद घोष, ओलचिन दंपति और डीपी अग्रवाल क्या कहते हैं कि जो सोती संस्कृति राजस्थान में पाई जाती है उसी का ये विकसित रूप है। विकसित रूप का आधार क्या लिया कि जो सोती संस्कृति में कुछ मृदभांड पाए गए हैं, उन मृदभांडों पे जो अंकन हुए हैं वो एक ही प्रकार के हैं। वैसे ही अंकन जो है आपके हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं, जैसे पीपल का पत्ते का अंकन उन्होंने एक आधार लिया। तो ये दोनों जो मत है इन दोनों मतों को देशी उत्पत्ति कहते हैं और क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं कि भाई ये यहीं पर थे और यहीं पर इन्होंने अपने अनुभव को सीखा, समझा, जाना और इस सभ्यता को आगे बढ़ाया। अब इसमें क्रेमर महोदय हैं जो ये कहते हैं कि कौन है क्रेमर, कहते हैं ये सुमेरियन के निवासी थे। मतलब ये जो सुमेरियन सभ्यता से यहाँ पर आए थे, जो क्रेमर ये कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के निवासी थे और यहाँ पर सिंधु सभ्यता को विकसित किया। तो क्रेमर क्या है? सुमेरियन को मानते हैं। व्हीलर ये वही सिद्धांत है जो विषणवादी सिद्धांतवादी हैं। व्हीलर महोदय कहते हैं ये एक उपनिवेश है, ये सुमेरियन सभ्यता का ये उपनिवेश है। व्हीलर महोदय जो है इसको उपनिवेश बताते हैं, व्हीलर महोदय इसको उपनिवेश बताते हैं। डी कोसम्बी कहते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया और आपके सिंधु सभ्यता जो है वो उनके जो मूल व्यक्ति थे वो एक ही थे। यहाँ पर हमारे डी कोसम्बी कहते हैं। एच.डी. संकालिया कहते हैं कि जो जिगुरात हैं, चबूतरे हैं, उनका जो प्रथम साक्ष्य है वो सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में पाया जाता है और वैसे ही जिगुरात जो चबूतरे हैं वो यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से कल हमने देखा था। और साथ ही साथ ये कोई इतना ये कंसेप्चुअल चीज़ है, पिछले वाले लेक्चर में आप देख लेना, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। और उसके बाद में आपके सर्वाधिक भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोग यहाँ पर रहते हैं। अस्थिपंजर के जो मिलने के आधार पर सभ्यता से मिले हैं सर्वाधिक भूमध्य सागरीय लोग यहाँ पर रहते हैं। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कालक्रम की मैंने आपको बात बता दी, तीन प्रकार की। प्रारंभिक प्राक हड़प्पा 3200 से 2600 ईसा पूर्व पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। परिपक्व विकसित हड़प्पा जो यहाँ पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व में 2600 से 1900 ईसा पूर्व में बताई गई है। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी में बताया गया है, 1900 से 1300 ईस्वी में बताया गया है। ये यहाँ पर परिपक्व में तांबा, टिन। उसके बाद में उत्तर हड़प्पा में कांसा और लोहे का उपयोग हुआ है। उत्तर हड़प्पा स्थल पूछे तो रंगपुर रोजदी बताना है। परिपक्व हड़प्पा स्थल पूछे जो ज्यादातर स्थल है जो इन स्थलों को छोड़ने के बाद मिलते हैं वो 2600 से 1900 के बीच में ही मिलते हैं। हमने सारा टाइमलाइन देखा है तो यहाँ पर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धोलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा और मांडा। धोलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा, मांडा। धोलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा, मांडा। धोलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा, मांडा। ये स्थान जो है इसमें ये प्रारंभिक, प्राक या परिपक्व, विकसित और उत्तर हड़प्पा के सारे अवशेष और सारी प्रकार की चीजें इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्राक, विकसित और उत्तर सिंधु सभ्यता अर्थात तीनों काल के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। सवाल पूछ लेगा। अब ऐसे ही जो स्थल हैं जो अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में और सिंधु प्रांत में और भारत में पाए गए हैं इनको कोई ज्यादा देखना नहीं है। भारत में कालीबंगा है वो प्राक हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में प्राक हड़प्पा स्थल है। बनवाली हरियाणा में प्राक हड़प्पा ये स्थल देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब आगे चलिए, रेडियो कार्बन जो 314 है या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानती है यहाँ पर, जो कालक्रम हमने बताया है यहाँ पर पिछली बार आपको।
अब आज से जो हम इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, इसको तसल्ली से करेंगे। एक सेकंड रुकिए। तसल्ली से आज की क्लास को हम, हमारा उद्देश्य देखिए, परीक्षा में जो सवाल आते हैं थोड़ा सा समझ पड़ी हो, फैक्ट्स उसमें से लिए हुए आपको कंटेक्स्ट अच्छी तरह से याद हो और उसको ही शॉर्ट करते हुए प्रेजेंटेशन आपको दी जाए। ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होता है कि उसमें डिक्टेट करा सकते हैं, सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाते हैं और पहले समझा देते हैं और वही चीज़ डिक्टेट करा देते हैं। मैंने कई ऐसे जो वीडियो हैं, कई बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी संस्थाएं चला रहे हैं ऑनलाइन रूप में, ऑफलाइन कम ऑनलाइन चलती है। अब वो होता क्या है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है इस दृष्टि से देखता है कि भाई हमने ऑनलाइन लिए, हमें विस्तार अच्छा मिले, लेकिन वो ऑनलाइन ऑफलाइन करके चलाते हैं। और आजकल तो ये हो गया है कि जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं, ऑफलाइन कम ऑनलाइन जो हो रही हैं, उसमें से उस पार्ट को हटा के एडिट करके उसको, जो 1.5 घंटे की कक्षाएं होती है उसको 1 घंटे सवा घंटे में लाने का प्रयास किया जाता है। जो डिक्टेट करने वाले पार्ट को है वो दिखा दिया है। देखिए साथियों, हमारा उद्देश्य है आपको चीज़ें अच्छी तरह से दिमाग में बैठे, याद हो। हमें तो यही सब चीज़ें ज़िंदगी बीत चुकी है, लिखने की मैं पूरा बोर्ड भर सकता हूँ, लेकिन क्या है, संस्था के कुछ नियम होते हैं। मैं आपको फैक्ट्स को अच्छे से बोल के बताऊँगा, समझाऊँगा, और मेरी जो टीम के सदस्य हैं वो भी आपको अच्छे से बोल के समझाएंगे। आपको दोहराव के ऊपर हम बल देंगे और अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकले। चीज़ें अच्छे तरीके से हर पुस्तकों से ली जा चुकी है। आप, मैं कहता हूँ, आंख मीच के तो मैं भरोसा करने की बात कभी करता भी नहीं हूँ, लेकिन आप हम पे एक जो अच्छा जो फेथ होता है वो करने का आप प्रयास करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखेंगे, हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व जो है 40 स्थल यहाँ पर मिले थे, वो हमने देख ही लिए। और 74 साल बाद लगभग 2800 स्थल वर्तमान समय में खोजे जा चुके हैं। अब देखिए, हमें पढ़ने कितने से हैं? 7 स्थल तो वो पढ़ने हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है, लोथल पढ़ना है और ये बनवाली पढ़नी है। यही हमारे 7 स्थल जो हैं वो हमको पढ़ने हैं थोड़े विस्तृत में। उसी से पूरी सभ्यता की कहानी हमें दिख जाएगी। उसके बाद जो आपके 7 के बाद में 15-17 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर छोटी छोटी 1-2 लाइन के फैक्ट्स हैं, वो हमको देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि भाई जो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम इसके विस्तार को समझते हैं, ताकि हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें क्या करना है। देखिए, सिंधु घाटी, हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, बात करेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसे कैसे था। तो देखिए, हम भारतवर्ष के ऊपर जो बात करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उत्तरतम स्थल की बात करें तो 2 सवाल यहाँ बनते हैं। पहला सवाल है कि अगर भारत में आपसे ये पूछा जाए कि भारत में उत्तरतम क्या है, तो आपको जवाब लगाना है कि भारत में उत्तरतम मांडा है, जो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिले में है। ये उत्तरतम स्थल है भारत में। ये सिंधु घाटी में प्रश्न, सिंधु घाटी में प्रश्न ये आएगा कि भारतवर्ष में या भारत में सिंधु घाटी का उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो आपको जवाब देना है मांडा, जो कि चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर स्थान में अखनूर जिले के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर, कि भाई आप हमें बताइए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उस सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो उत्तरतम स्थल आपको यहाँ पर शोरतुगई आपको बताना है जो अफगानिस्तान में है, शोरतुगई बताना है जो अफगानिस्तान में है। तो 2 बात हुई, पहला कि भारत में उत्तरतम मांडा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो आपको जवाब देना है शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है। 2 स्थल हैं वहां पर। अब हम देखते हैं कि दक्षिणतम स्थल कौन सा है, कि दक्षिणतम स्थल जो भारत के अंदर है वो देमाबाद है। देमाबाद कहाँ पर पड़ता है, ये आपके अहमदनगर महाराष्ट्र जिले में पड़ता है, और प्रवरा नदी के ये स्थल इसके अंदर नदी के ऊपर मिलते हैं। तो उत्तरतम जो है मांडा, दक्षिणतम है देमाबाद, जो भारतवर्ष में कहाँ पर है, कि साहब महाराष्ट्र में है। कि कौन सी नदी के पूछ रहे, कि हाँ साहब, प्रवरा नदी के ऊपर ये सभ्यता पाई गई थी, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देमाबाद स्थित है, जो प्रवरा नदी के पास में है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल जो है वो आपके ये है। अब आ जाइए, बिल्कुल
जो पश्चिमतम स्थल है वो आपके सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है। अब ये सुतका गेंडोर कहाँ है जी? सुतका गेंडोर जो है वो आपके जो दशक नदी है, दशक नदी पर स्थित है। ये उत्तरी बलूचिस्तान का जो मकरान जिला है, उत्तरी बलूचिस्तान का उत्तरी क्षेत्र में जो बलूचिस्तान है उसका जो मकरान जिला है ये वहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है कि सुतका गेंडोर दशक नदी पर स्थित है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के उत्तर वाले क्षेत्र में है और मकरान जिले में ये स्थित है। ये पश्चिमी स्थल है। और आप जो आइए पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता का हम पूर्व स्थल के बारे में बात करें तो ये हमारे यहाँ पर मेरठ जिले में है। मेरठ जिला यूपी में स्थित है। और ये जो हिंडन नदी है वहाँ पर है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है वो पूर्वी स्थल है। हम बात करेंगे कि भाई इसका पश्चिम से पूर्व तक का जो क्षेत्र है वो 1600 किलोमीटर है, ये पाया जाता है एनसीईआरटी में 1600 किलोमीटर है। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक है वो 1400 किलोमीटर है। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है और जो इसकी हाइट है वो थोड़ा कम है। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, पूर्वी स्थल है। सुतका गेंडोर जो है उत्तरी बलूचिस्तान में दशक नदी के ऊपर मकरान जिले में स्थित है। देमाबाद जो है प्रवरा नदी पर महाराष्ट्र के जो अहमदनगर जिला है वहाँ पर स्थित है। उत्तरतम स्थल जो है मांडा चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। मैंने दोनों केस बता दिया कि अगर उत्तरतम स्थल पूरी सिंधु घाटी का पूछे तो अफगानिस्तान का शोरतुगई पाया जाएगा, और जो आपको पूछे कि भारत में है तो मांडा पाया जाएगा। तो ये हमने एक विस्तार के पूर्व में कहानी पढ़ी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें एक मिलान कराने वाले सवालों को पूछ लिया जाता है कि भाई मिलान कराने वाली कहानी आपको पूछ ली जाती है, तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल देखना है, कुछ नहीं पढ़ना। सीधा पूछेगा कि जो मुंडी गाक है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ये लिखने में अफगानिस्तान, ठीक है। तो मुंडी गाक जो है वो अफगानिस्तान में है। शोरतुगई उत्तरतम स्थल है सिंधु घाटी का जो कि अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान के अंदर जो 3 प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत जो उत्तर दक्षिण में पाया गया है, हमें उसमें नहीं जाना। सिंधु घाटी का प्रांत सिंधु प्रांत जो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन कौन से स्थित हैं वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थान है मिलान कराने पे आ जाए तो आप देखें कि बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है, सोतका को है, बालाकोट है, डाबरकोट है। तो डाबरकोट जो आप ये जो भारत देश का नक्शा देखेंगे, मैं जैसा ही बना रहा हूँ आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान में ये इस जगह पे ये सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। ये आपका सुतका गेंडोर, सोतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट, ये वाले स्थान जो है भारतवर्ष के ये अपने पाकिस्तान के इस जगह पे पाए जाते हैं। मैप में हम आपको और अच्छी तरीके से मैप लाएंगे। अभी कुछ टेक्निकल कॉपीराइट के इशू हैं, इसलिए हमने जो सर्टिफाइड मैप्स हैं उनको मंगाया है आपके लिए। हिस्ट्री के जो सर्टिफाइड मैप है उन्हीं में आपको चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि कॉपीराइट के कुछ इशू होते हैं, इसलिए हम बाजार की कोई पुस्तकों का या किसी के द्वारा लिए गए नहीं, हम जो मैप है वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है वो लेके आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको उसमें बता देंगे आपको। अब है बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सोतका कोह, उसके बाद बालाकोट, डाबरकोट स्थान है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद चन्हूदड़ो, सिंध प्रांत में चन्हूदड़ो, सिंध प्रांत में चन्हूदड़ो, सिंध प्रांत में कोट दीजी, 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 आमरी, आमरी सिंध प्रांत में, आमरी सिंध प्रांत में, ये सब पाकिस्तान में है। उसके बाद है अली मुराद सिंध प्रांत में, अली मुराद सिंध प्रांत में, अली मुराद सिंध प्रांत में, अली मुराद सिंध प्रांत में। और जुडेर जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। मोहन जोदड़ो और जुदेर जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो, जुडेर जोदड़ो, जुडेर जोदड़ो और मोहन जोदड़ो सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में है, कोट दीजी सिंध प्रांत में है, आमरी सिंध प्रांत में है, अली मुराद सिंध प्रांत में है, ये सब सिंध प्रांत में है। बलूचिस्तान ने बता दिया। पंजाब प्रांत में हड़प्पा हम देखेंगे, पंजाब प्रांत में हड़प्पा। उसके बाद डेरा इस्माइल खां पंजाब प्रांत में है, डेरा इस्माइल खां पंजाब प्रांत में है। उसके बाद रहमान डेरी पंजाब प्रांत में है, रहमान डेरी पंजाब प्रांत में है। और चकपुर बानेसियाल पंजाब प्रांत में है। गुमला पंजाब प्रांत में है, गुमला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। उसके बाद है जलीलपुर पंजाब प्रांत में है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई है कभी भी मिलान कराने के लिए कोई सवाल आ जाए तो आपके नज़रों से वो छूटे नहीं। ये पाकिस्तान में थी, हमने अफगानिस्तान देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, भारत देख लिया जो हमारे विषय थे। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब हम भारत को देखेंगे। मिलान कराने में पूछ लेता है सवाल तो देखेंगे। हम पंजाब की बात करेंगे। अब ये भारत का पंजाब है। भारत के पंजाब में सबसे पहले रोपड़ पंजाब में है, कोट
कोटला निहांग जो है वो आपके पंजाब में है, कोटला निहांग पंजाब में है, संगोल पंजाब में है, चक छियासी बाड़ा पंजाब में है, चक छियासी बाड़ा पंजाब में है। तो रोपड़ा पंजाब में है, कोटला निहांग पंजाब में है, संगोल पंजाब में है, चक छियासी और बाड़ा ये है पंजाब में है। हरियाणा में बनवाली राखीगढ़ी, हरियाणा में बनवाली राखीगढ़ी कुणाल, तो बनवाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कुणाल जो है कुणाल हरियाणा में। उसके बाद मित्ताथल हरियाणा में, मित्ताथल सिंधु घाटी जो स्थल है वो आपके हरियाणा में है। उसके बाद सिसवल जो है वो आपके हरियाणा में है, सिसवल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सब ये आएंगे घूम फिर के, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहे हैं। सिसवल जो है हरियाणा में है, बालू हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, कुणाल हरियाणा, मित्ताथल हरियाणा, सिसवल हरियाणा और बालू हरियाणा। उसके बाद गुजरात में बात करें तो कच्छ के रण में अलग है, खंबाती घाटी में अलग है। तो कच्छ के रण में कौन कौन से हैं? क्या आपके देसलपुर, सूरकोतड़ा और धोलावीरा। हम अच्छे से देखेंगे, सूरकोतड़ा को देखेंगे, धोलावीरा को देखेंगे। तो कच्छ के रण में देसलपुर, कच्छ के रण गुजरात में देसलपुर और सूरकोतड़ा। उसके बाद में धोलावीरा। खंबात की खाड़ी में बात करें तो लोथल, रंगपुर, तासी, भोगत्रार, मलवण और रोजदी। आप इन चीज़ों को टेंशन मत लीजिए, हम आपको मैप में एक एक आइडेंटिफिकेशन बता देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। तो कच्छ के रण में देसलपुर, सूरकोतड़ा, धोलावीरा। उसके बाद खंबात की खाड़ी लोथल खंबात की खाड़ी गुजरात में, रंगपुर खंबात की खाड़ी गुजरात में, कुंतासी खंबात की खाड़ी गुजरात में, भोगत्रार गुजरात के अंदर है, मलवण आपके खंबात की खाड़ी गुजरात में, रोजदी खंबात की खाड़ी गुजरात में। इस प्रकार है। राजस्थान का हमें पता है कालीबंगा है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, महाराष्ट्र में देमाबाद है, यूपी के अंदर बात करें तो आलमगीरपुर जो पूर्वी क्षेत्र का है। उसके बाद आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, सनोली और मांडा। सनोली के ऊपर तो फिल्म भी बनी है मनोज वाजपेयी की, आपको ध्यान है। तो सनोली, मांडा, हुलास, बड़गांव यूपी में है, बड़गांव यूपी, हुलास, सनोली, मांडा, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो इसके अंदर है। उद्देश्य हमारा ये है केवल और केवल आपको ये बताना कि भाई जो मामला है कि भाई किस तरीके से हमें देखना है। वो इसलिए देखना है कि कभी भी मिलान कराने वाले सवाल हमसे छूटे नहीं, और एक विद्यार्थी के रूप में अपन को एक सिस्टमेटिक वे में पता होना चाहिए कौन कहाँ है, किधर है। मैंने इनको जिले और अंदर ज़्यादा चीज़ों को बांटा नहीं है, पर यहीं तक है, और इसको हम अच्छे से देखते हैं। आगे की कहानी हम थोड़ी सी शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की कहानी है आपके हाँ, यहाँ से अब हम जो हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा में हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा वाला स्थल है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे कि जो कहानी है भाई हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, तो उनकी खोजकर्ताओं की शॉर्ट तरीके से भी आपको बता दिया गया है। मैं इनको जल्दी जल्दी देखूंगा। केवल यहाँ पर आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कोई भी स्थान आप ले लीजिए आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, इसके अंदर जो शहर बनाया गया या नगरीय व्यवस्था थी वो दो प्रकार से थी। पहली थी कि इसके अंदर पश्चिमी टीला था और यहाँ पर एक पूर्वी टीला था। मतलब दो प्रकार के स्थल थे जिसमें उस समुदाय में, उस समय की जो समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग के पुरोहित, राजा या मंत्री या कोई विशेष किसी प्रकार के कृत के विशेषी प्रकार के जो लोग हैं या विशेषीकृत प्रकार के जो लोग हैं वहाँ पर रहा करते थे। तो वो आपके पश्चिमी दुर्ग है या टीला है। और उसके बाद जो पूर्वी टीला है, अभी हम तसल्ली से देखेंगे, पूर्वी टीला है वहाँ पर जनमानस होता था, बीच सेंटर में बाजार होता था, सड़कें जो हैं कोन पर काटने वाली होती थी, और जो वहाँ पर आवास बने होते थे उसमें व्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी वो भी वहाँ पर पाई जाती है। ईंटें जो हैं कच्ची और पक्की प्रकार की होती हैं, हम देखेंगे इस प्रकार की बात है। तो ये शहर और नगर की बात है। कुछ कब्रिस्तान पाए गए हैं, कब्रिस्तान में किस प्रकार से जो सामान्य तरीके से लोग जीवन जीते थे, पुनर्जन्म की जो प्रथा देखने को हमें वहाँ पर भी मिलती है। मैं अभी आपको तसल्ली से बताऊंगा, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे। ये हम देखेंगे कि भाई दुर्गीकृत भी कुछ टीले पाए गए हैं। जो पश्चिमी टीला है वो दुर्गीकृत है, पूर्वी टीला है वो दुर्गीकृत नहीं है। कई जगह दोनों ही जो टीले हैं या दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो दुर्गीकृत नहीं है और कई जगह दुर्गीकृत हैं। ये कुछ कंसेप्ट बताने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। अब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को जो परेशान करती है आपकी हड़प्पा सभ्यता, किसी भी सभ्यता में, कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली, सवाल पूछता है वो। तो इसका भी हम आपको कुछ इमेज फॉर्मेट में देखेंगे।
कुछ चीज़ों का इमेज देखेंगे, इमेज देखने के साथ उसको जो अगला लेक्चर आएगा उसको हम उसमें लेके आएंगे थोड़ा शॉर्ट रूप में, ताकि आप अच्छे से आप उसको याद कर सकें, अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकें। तो हम तसल्ली से शुरू करते हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में तसल्ली से एक एक के ऊपर दोहराव करते हुए याद करेंगे, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि भाई ये चीज़ें पाई है, ये संकेत क्या देती हैं, भाई ये संकेत क्या देने का प्रयास कर रही है ये चीज़ें। वर्तमान समय में क्या कॉन्टेक्स्ट है, फसल है तो कौन कौन सी थी, या फिर खिलौने थे तो कौन कौन से थे, मोहरें थी तो कौन कौन से प्रकार की थी, व्यापार वाणिज्य किस जगह पे हुआ करता था, ये सब बातें हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। और जो हाँ ये देखेंगे कि एंड में हम कालांत जो 7 स्थल है उन 7 स्थलों को एक पैराग्राफ में लिखेंगे और पैराग्राफ में लिख के उसकी तुलना भी कर देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट आपको एक अच्छा सा जो पैकेज होता है वो पूरा मिलेगा। तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की बात, कहानी वही आपको पता है। 1826 में चार्ल्स मेसन थे, चार्ल्स मेसन ने, जेम्स मेसन नहीं थे, सॉरी चार्ल्स मेसन थे, हड़प्पा के टीले के उत्खनन कार्य किया। 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन बिछ रही थी, बिछाने के क्रम में यहाँ की ईंटों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया, तभी कुछ पूरा वस्तुएं जो मतलब सील जो ईंटें वगैरह थी या पुरानी जो सेल खड़ी की मोहरें थी प्राप्त हुई, जिसे तत्कालीन और प्रथम सर्वेयर जनरल कनिंगम के पास भेजा गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ये स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में है। देखो हड़प्पा स्थल, पहला फैक्ट जो हमें याद करना है, पहला फैक्ट ये है कि मांटगोमरी जिले में है, जिसे वर्तमान में साहिवाल जिला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मांटगोमरी जिले के अंदर, मांटगोमरी जिले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी में और वर्तमान में साहिवाल जिले के अंदर पाई जाती है, और रावी नदी के बाएं तट पर। ये देखिए 3 फैक्ट निकले हैं, रावी नदी के है, यानी हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, वर्तमान में साहिवाल जिले में है, जिसे पूर्व में हम मांटगोमरी जिला भी कहते हैं। उसके बाद आइए, इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में दयाराम सानी के द्वारा किया गया, और आपको पता ही है कि वहाँ पर उस टाइम पे दयाराम सानी सन जॉन मार्शल के साथ मिलकर अपना काम कर रहे थे, इनके निर्देशन में काम कर रहे थे। इसी के क्रम में इनको उत्खनन का जो कार्य है लंबे 5 साल 10 साल चला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो मोर्टिमर विलर ने बहुत सारी बातें बताई है, माधव स्वरूप वत्स भी इसके अंदर जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, और यही आगे चल के माधव स्वरूप वत्स जो है वो आपके मोहनजोदड़ो का खोज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चित्र को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या तो हम यहाँ पर आपको नहीं, ये चित्र ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक मतलब जो स्थल है, ये मोहनजोदड़ो में है। क्या हड़प्पा में नहीं है, मोहनजोदड़ो में ये स्नानागार मिला हुआ है, इसको उस टाइम पे देखेंगे। जो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कहानी थोड़ी सी। पहले मैं इस जो डायग्राम है इसको समझाने से पहले जो हमारी इबारतें हैं जो लिखी हुई हैं उनको एक बार तसल्ली से पढ़ देता हूँ, फिर हम इसको समझने का तसल्ली से प्रयास करेंगे। होता ये है, अमूमन शिक्षक जो हैं इनको पहले समझाते हैं और समझाने के बाद पढ़ाते हैं, पर हम इसमें थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। क्या कि भाई पहले हम इबारत को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर ये जो चीज़ कहनी क्या जा रही है हड़प्पा के स्थल के बारे में वो देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं रीड डाउन कर देता हूँ, रीड करूँगा उसके बाद बात करेंगे, फिर वापस इसको लेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष में जो अवशेष हमें मिले हैं वहाँ पर दुर्ग मिला है, यानी कि कोई किला विला मिला है। रक्षा प्राचीर, वो जो दुर्ग है उसके चारों तरफ की रक्षा प्राचीर मिली है, मतलब कुछ टीलों के जो शहर है उसके प्रकार है। उसके बाद निवास गृह, यानी कि लोग बाग रहते थे वहाँ पर, इसका भी प्रमाण मिला है। कुछ चबूतरे मिले हैं, भाई ठीक है, चबूतरों में क्या काम होता है वो भी देखेंगे। और अन्नागार मिला हुआ है, कि अन्नागार मिला हुआ है यहाँ पर। तो हड़प्पा से दुर्ग मिला, रक्षा प्राचीर मिली, निवास के रहने का मिला, चबूतरे, अन्नागार मिले। ये संपूर्ण स्थल 2 टीलों में विभाजित है, अभी देखेंगे। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं। पूर्वी टीला सामान्य लोगों के रहने के लिए था। जो नगर टीला जो है उसे हम पूर्वी टीला कहते थे, जिसे हम नगर टीला कहते हैं। उसके बाद जो पश्चिमी टीला है उसे दुर्ग टीला कहते थे, यानी कि दुर्ग ऊंचाई पर स्थित था। देखिए अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ था ऐसे। तो ये तो पूर्वी था, ये पूर्वी टीला, दुर्ग टीला कहते हैं। और ये पश्चिमी, सॉरी पश्चिमी, माफ कीजिएगा, ये वाला तो पश्चिमी है और ये पूर्वी है, ये सामान्य लोगों के लिए था। तो ये नीचे था और जो पश्चिमी टीला वो ऊपर था। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला की संज्ञा गए हैं। पश्चिमी टीले की, यानी ये पश्चिम का जो टीला है चारों ओर से किले बंद किया गया था। तसल्ली से एक बार पढ़ देते हैं और फिर समझने का काम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये संपूर्ण टीला हो गया। ऋग्वेद में हरियुप्रिया
ये हरियूप्रिया है। हरियूप्रिया जो है उसे हम इस नाम से, हड़प्पा के नाम से हम देखेंगे कि हड़प्पा का एक नाम जो है वो जो आपके ऋग्वेद में हरियूप्रिया नाम से मिलता है। कुछ यहाँ पर कब्रिस्तान पाए गए, किस किसने क्या क्या किया वो देखेंगे। किसने देखा कि पश्चिमी टीला जो है या जो दुर्ग टीला है उसमें माउंट एबी की उपमा दी गई है, एक प्रकार का आपको यहाँ पर वो मिला हुआ है। जो पश्चिमी टीला है उसको जो उपमा दी गई है उसे एबी उपमा दी गई है, और उस अन्य टीले हैं उसे आपको माउंट एफ की संज्ञा दी है। हम देखेंगे किसने क्या क्या दिया है। उसके बाद हड़प्पा स्थल में अन्य महत्वपूर्ण हैं, कुछ कब्रिस्तान पाए गए जिसको हम जे.एम. कैनोयर के द्वारा खोजते हुए देखेंगे, अभी उस चित्र में देखेंगे। अब कुछ अब जो आपके कब्रिस्तान हैं उनके नामकरण की पद्धति पाई गई है, इक्का गाड़ी पाई गई है। यहाँ पर देखेंगे धोती पहने एक मूर्ति, मछुआरे का चित्र, शंख का बना बेल, कांसा निर्मित दर्पण, गेहूं जो बाजरा मटर। अब ये हम आगे से देखने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ी कहानी चलते हैं इसको छोटा सा देखने के ऊपर। एक बार और छोटा कर देता हूँ। अब मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से दिख गया होगा। अब इस चित्र को तसल्ली से देखिए कि हड़प्पा जो स्थल है उसकी जब उत्खनन का कार्य किया, जो क्षैतिज उत्खनन किया और आपका लंबवत उत्खनन किया, उसमें दो चीज़ें मिली। एक तो मिला पश्चिमी टीला, ठीक है, ये थोड़ा हाइट वाले स्थान पे था। मतलब इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से थी, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, टाउन टाउन। जब ये यहाँ से देखने का प्रयास करता है तो ये पश्चिमी टीला ऊंचाई पर इसको दिखता है, यानी कि ये ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब ऊंचाई पे स्थित होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है वो संभ्रांत वर्ग के लोग, राजा, रोहित, कुलीन व्यापारी या कुछ इस प्रकार के लोग जिनके पास पैसा वैसा है, धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, और जो थोड़े बहुत सैनिक वर्ग के लोग हैं वो भी यहीं पर रहते हैं इनको सुरक्षा देने के लिए। तो पश्चिमी टीला हाइट पर था। यहाँ पर दोहरी जो आपकी सुरक्षा की जो प्राचीर थी वो मौजूद थी। अब ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, मैं एंड में आपको एक ही पेज में सारी बता दूंगा किसमें कितना है किसमें क्या है, आप तो समझिए। तो पश्चिमी स्थल था वो दोहरी प्रकार की प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब दो प्रकार की दीवारें थी। अब जो बाहर की दीवारें थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अब देखो मोहनजोदड़ो भी आएगी, वो भी देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बाहर की जो आपकी दीवारें हैं पश्चिमी टीले की या दुर्ग की, पश्चिमी दुर्ग की, वो बाहरी दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है। आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ठहरेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा। और जो इसके अंदर की दीवारें थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। तो उद्देश्य क्या था कि अंदर कच्ची क्यों लगाई थी कि कभी भी अगर इसकी दीवारों को और मोटा करना पड़े तो कच्ची ईंटों के साथ कच्ची ईंटें जोड़ के बनाई जाए, ये उनका उद्देश्य हो सकता है। अब पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीला, गढ़ी टीला भी कहते हैं। और जो व्हीलर महोदय हैं, मार्टिमर व्हीलर महोदय हैं, हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी टीले को एबी टीला कहते हैं। यहाँ तक आ जाओ बात कि साहब दुर्ग गढ़ी टीला जो है जिसे मार्टिमर व्हीलर महोदय में हड़प्पा के पश्चिमी टीले को माउंट एबी या एबी टीले की संज्ञा दी गई है, माउंट एबी या एबी टीले की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब आ जाइए आप कि भाई ये इस पश्चिमी टीले की जो कहानी है, इस पश्चिमी टीले की कहानी है वो और समझते हैं। कुछ कब्रिस्तान पाए गए हैं R37। तो पश्चिमी टीले के दक्षिण में जो आपके एच कब्रगाह संस्कृति जो माई तो पूरे में गई है, एच कब्रगाह संस्कृति नाम लिखना और कुछ लिखना। तो R37 नाम का कब्रिस्तान जो है वो हमें पश्चिमी टीले के दक्षिण भाग में मिलता है। गहराई से कोई जाएगा नहीं, लेकिन अगर चला गया तो फिर अपने पास क्या है। तो कुछ कब्रिस्तान मिले हैं जिसको R37 नाम दिया गया है। ये हड़प्पा संस्कृति के अंदर हड़प्पा स्थल में पश्चिमी टीले के दक्षिण वाले क्षेत्र में R13 मिली है। अब पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर की तरफ भी जो क्षेत्र पाया गया है या कुछ टीले या भवन पाए गए हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इसे जो संज्ञा दी गई है इसे एफ टीले की संज्ञा दी गई है, एफ टीला कहा गया है। तो यहाँ पर एबी टीला मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी टीले को कहा है। पश्चिमी टीले के उत्तर में जो स्थान है उसे हम एफ टीला कहते हैं, ये भी मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। यहाँ कुछ 15 जो श्रमिक होते हैं, जो श्रमिकों का आवास है वो यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि इनसे आपके डोमेस्टिक हेल्प लेने का इनको जो काम है वो किया गया है। और यहाँ पर जो सैनिकों की बैरक पाई गई है, सैनिकों की यहाँ पर बैरक पाई गई है।
और इसकी आंतरिक दीवार भी जो है वो कच्ची ईंटों की बनी हुई है। यहाँ तक की कहानी आप समझे, पश्चिमी टीला AB टीला कहते हैं, मोर्टिमर व्हीलर ने कहा है। दुर्ग टीला, गढ़ी टीला ऊंचाई पे स्थान है। इसके पश्चिमी टीले के दक्षिण में 37 एक कब्रिस्तान पाया गया है। इसे ही हम एच कब्रगाह संस्कृति भी कहते हैं। और जो पश्चिमी टीला है, संभ्रांत लोग रहा करते थे, जो प्रभावशाली वाले लोग थे वो रह सकते थे। तो ऊंचाई पर स्थित था सुरक्षा की दृष्टि से। आंतरिक जो दीवार, जो कोट बनाया गया है बाहर का, वो कच्ची ईंटों का था। और बाहरी दीवार जो है, आंतरिक जो है कच्ची ईंटों का था, बाहरी जो है वो पकी हुई ईंटों का था। तो ईंटें जो है कच्ची पक्की यूज की गई हैं। और यहाँ पर एक टीला पाया गया है जिसे F टीला कहा गया है। इस F टीले हैं, उसके अंदर जो बाहरी क्षेत्र है वो पक्की ईंटों का है, आंतरिक क्षेत्र जो है वो कच्ची ईंटों का है। 15 श्रमिक आवास पाए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सैनिक जो है, सैनिकों के रहने का भी यहाँ पर आवास देखने को मिलता है। ये कहानी एक तरफ आपको याद हुई, ये पश्चिमी टीले की बात हो गई। अब आ जाइए पूर्वी टीले पर। पूर्वी टीले पर जो लोग रह करते थे वो सामान्य लोग रहा करते थे। पहली बात तो साधारण से लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं, छोटा मोटा व्यापार वाणिज्य किया करते हैं, खेती का कार्य किया करते थे, या कोई ट्रेड वगैरह किया करते थे, वो यहाँ पर रहते थे। इस पूर्वी टीले को या नगर टीले को हम यहाँ पर देखें तो ये जो है नगर टीला, पूर्वी टीला, एक तो बनावट बहुत अच्छी थी इसकी। बनावट क्या थी कि ग्रिड के समान, ग्रिड यानी जाल के समान, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम समकोण पे काटती हुई सड़कें मिलती थी। मुख्य सड़क जो है उनकी लंबाइयां बहुत सारी हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, कितनी हम उस पर नहीं जाएंगे। इसको राजपथ कहते थे। और यहाँ पर जो आवास पाए जाते थे, ये यहाँ पर आवास होते थे, ये आवास जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो यहाँ पर जो मुख्य सड़क है उनके ऊपर उनके दरवाजे नहीं खुलते थे। हम आगे देखेंगे तसल्ली से। तो नगर नियोजन के अंदर की जो देन है, ग्रिड प्रणाली है, समकोण पे काटती हुई जो सड़कें हैं, और जो अंदर जो मकान बनाने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर अच्छी देखने को हमें मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमें तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें जो पाई गई है वो आपकी हड़प्पा स्थल से पाई गई है। हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें पाई गई हैं, तांबे की इक्का गाड़ी पाई गई है। उत्तर से ये सभी जगह है, ये यही नहीं है हड़प्पा में, या आपको सिंधु घाटी कालीबंगा सभ्यता में देखोगे तब भी वहाँ व्यवस्था मिलेगी। बस ये डबल कोट में या सिंगल कोट में होंगे तो देखेंगे। तो समकोण पे काटती हुई दीवारें हैं, जल निकास प्रणाली इनकी उन्नत है। और जो आवास है उनका जो मुख्य द्वार है वो मुख्य जो आपके जो राजपथ है या मुख्य जो पथ है उन पर नहीं, खुल के अंदर की तरफ जो पथ जा रहे हैं उनके ऊपर देखने को हमें मिलता है। मतलब वर्तमान में कोई अच्छी सी कॉलोनी देखोगे तो वैसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये इस प्रकार की कहानी है जो डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिखाने का हमने प्रयास किया है। अब यहाँ से मैं वापस पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा चित्र वित्र दिखा देता हूँ आपको पहले मैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले धोती पहने हुए व्यक्ति मिला हुआ है। आप थोड़ा देखिएगा, हड़प्पा कंफ्यूजन करेंगे, हड़प्पा है आपके दूसरे जितने भी जगह, कालीबंगा सभ्यता है, धोलावीरा सभ्यता, ये कंफ्यूज करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर धोती पहने हुए एक मुद्रा में एक संत की या किसी की हमें एक मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा से हमें एक यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, इक्का गाड़ी मिली हुई है। हमें यहीं से हड़प्पा सभ्यता से जो है वो आपके मातृ देवी की जो मूर्ति है, जिसे हम शाकंभरी देवी भी कहते हैं। अब देखिए, बहुत मैं आपको रेयर बात बताऊं कि ये मातृ देवी की जो मूर्ति है, इसकी इनकी योनि से जो है, ये गर्भ से जो है वो निकल रहा है आपके एक पौधा निकल रहा है। इनकी तस्वीर थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो देखिए थोड़ा सा आप इस प्रकार से हैं। यहाँ पे ये गेहूं को रखने के लिए जो ग्रेनरी है वो पाई गई है। इसकी साइज को देखें, कहाँ पर, हड़प्पा पर। हड़प्पा की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और जो मोहरें हैं वो तो मोहरें हर जगह पाई गई है। और यहाँ पर जो प्रसाधन सामग्री के लिए हम जो तांबे का एक कांच देखेंगे वो यहाँ पर देखने को मिला है। ये इस प्रकार से एक मूर्ति मिली हुई है जो आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं और नग्न मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है। ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। नोट्स आपके हमारे PDF के रूप में फॉर्म में मिलेगी। अच्छे से देखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो मोहरें हैं, अब इस पे नहीं जाएं, मोहरें तो सब जगह से पाइए। एक मोहर है जो पशुपतिनाथ की है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसके अलावा कोई मोहर के ऊपर वर्क नहीं करना है पूरे उसके अंदर। बाकी धोती पहने हुए व्यक्ति मिला है, हड़प्पा से मिला है। इक्का गाड़ी मिली है, हड़प्पा से मिली हुई है। उर्वरता देवी जो मिली हुई है, हड़प्पा से मिली हुई है। ग्रेनरी यानी गेहूँ वेहूँ रखने की जो जगह है वो आपके हड़प्पा स्थल से मिली हुई है। और यहाँ पर आपके जो प्रसाधन संबंधी
जो मिरर है वो यहीं से मिला हुआ है। इस प्रकार की जो मोहरें हैं वो यहाँ से मिली हुई है। तो कांसे का दर्पण जैसा मैंने बता दिया हड़प्पा से मिले हैं, कांसे का दर्पण हड़प्पा से मिला है। प्रसाधन मंजूषा यानी कि आपका कॉस्मेटिक का बॉक्स या मेकअप के सामान का बॉक्स, प्रसाधन मंजूषा। तांबे की मानवीकृत आकृति, तांबे की मानवीकृत आकृति मैंने बताया आपको। उसके बाद ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, कर्मचारियों के आवास और मजदूर की बैरक, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पूर्वी पश्चिमी टीले में कि वृत्ताकार चबूतरे थे, कर्मचारियों का आवास और मजदूर की बैरक थी। हड़प्पा क्षेत्र में 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले, ये 12 कक्ष वाले, ये जो 12 कक्ष वाला जो ग्रेनरी है वो मिली हुई है। अन्नागार मिला है। ये देखो व्रत अन्नागार अलग चीज है, वो आपके मोहनजोदड़ो में है, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो अन्नागार जो है वो हड़प्पा का अन्नागार है, उसका ये फोटो साइड से ही लिया गया है। इस प्रकार का था, बड़ा था ये। तो हड़प्पा क्षेत्र में 6-6 पंक्ति में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6, तो ये जो 6-6 पंक्ति में दो पंक्तियों में, एक पंक्ति दो पंक्ति में कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन ठीक है पढ़ना। अभी एक पहले थे कमरे, लेकिन अभी वर्तमान में जमीनी संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में शवादान, देखिए लकड़ी के ताबूत में शवादान देखने को मिलता है। ये पूछ लेते हैं चीजें, फिर बगले झांकते रहते हैं परीक्षा में, इसलिए सुनिए कि हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत में शवादान के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं पे हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिलता है। तो ये मान्यता रही होगी कि पुनर्जन्म में ये आस्था रखते होंगे हड़प्पा के यहाँ के निवासी, और इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती होंगी। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आवश्यक मतलब भविष्य में मतलब वो देखते होंगे कि जब इनका पुनर्जन्म होगा तो वहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। तो लकड़ी का ताबूत हो, शव के साथ बकरे का मिलना हो, और सर्वाधिक अभिलेख, मतलब देखिए सर्वाधिक मोहरे पूछे आपको तो वो मोहनजोदड़ो में है। सीधा मोहरे सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? मोहरे मोहन जी के पास जेब में मिली हैं। मोहरे जो हैं वो मोहन जी के जेब में मिली हुई हैं। और साथ में हमसे पूछे कि भाई मोहरों के अलावा सर्वाधिक लिखी हुई या अभिलेखीय मोहरे कहाँ मिली है? तो वो हड़प्पा में मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे पूछे तो हड़प्पा में मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त, अभिलेख मतलब उनमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ चित्र भी तो मंडा हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई है, तो कौन सी मोहरें मिली हैं? वो आपके हड़प्पा में मिली है। लेकिन सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली हैं तो मोहन जी के जेब में मिली हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। तो यहाँ से गठिया रोग के प्रमाण मिलता है। गठिया रोग का प्रमाण कहाँ मिलता है? ये हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। गठिया रोग कहाँ मिला? गठिया रोग के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आपके हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है, जिसे गर्भ से पौधा निकल रहा है। इसे उर्वरता की देवी की संज्ञा या शाकंभरी देवी की संज्ञा देने की बात की गई है। ये यहाँ पर ये जो चित्र बताया गया है मैंने, ये वाला जो चित्र आपको बताया गया है, ये इसी की कहानी है। आगे चलिए देखते हैं। हाँ, गर्भ से निकल रहा है। एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है। एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा जो है उसके ऊपर खरगोश का अंकन हड़प्पा से मिला हुआ है। फोटो मिला नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं कि मुद्रा पर खरगोश का अंकन जो है कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा में मिलता है। एक मोहर है, उसके पैर पर सर्प दबाए गरुड़ का है। एक गरुड़ है, वो गरुड़ जो है वो सर्प को, अब देखेंगे आपने देखा होगा थोड़ा सा सनातन धर्म में अपन समझते ही हैं कि विष्णु भगवान का गरुड़ वाहन है और जो सर्प है उसको पकड़े हुए है। तो यहाँ पर जो एक मुद्रा है उस पर खरगोश का अंकन भी देखने को मिलता है, और पैरों जो इसके गरुड़ के पैर हैं उनके ऊपर सर्प लिपटा हुआ जो संरचना का सिक्का है, या मोहर है। वो मोहर आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। 16 ताम्र भट्टियाँ मिली हैं, यानी कि तांबे को गलाने की भट्टियाँ यहाँ पर हमें मिलती हैं। हम देखते हैं ताम्रयुगीन संस्कृति है ये। और से निर्मित पैमाने मिले हैं, तांबे से निर्मित पैमाने हमें यहाँ मिले, यानी कि स्केल जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता में जो स्केल पाए गए हैं वो तांबे से निर्मित हैं। उसके बाद में तांबे के कुछ ताबीज पाए गए हैं, और तांबे की ही मानव के आकृति प्राप्त यहाँ पर हुई है। तो तांबे संबंधित मानव आकृति है, गले में पहनने का कुछ ताबीज है, और स्केल जो है वो नापने के लिए है, और 16 तांबे को गलाने की भट्टियां हैं। गेहूं जो बाजरा मटर तिल, गेहूं है, गेहूं से जानते थे। गेहूं जो हड़प्पा, आगे चलेंगे चावल अलग मिलेगा, केवल हड़प्पा की बात कर रहा हूँ कि गेहूं जो बाजरा मटर और तिल, गेहूं जो बाजरा मटर तिल, गेहूं जो बाजरा मटर तिल हड़प्पा से, गेहूं जो बाजरा मटर तिल हड़प्पा से। उसके बाद में कांसा निर्मित एक दर्पण जो मैंने दिखा दिया, यानी कि यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, तो आप देखेंगे इसके अंदर प्रसाधन संबंधी चीज़ें मिलती थी। तो अपने
मतलब एक अवेयर थे ये, मतलब दिखाने में। तो इस प्रकार की ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, शंख का बना बेल मिलता है यहाँ पर, यानी कि शंख जो है उससे बना हुआ बेल वो आपको हड़प्पा से मिलता है। तो शंख से बना हुआ बेल जो है वो हड़प्पा संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। धोती पहने की मूर्ति मैंने फोटो दिखा दिया कि धोती पहने मूर्ति कहाँ है, कि साहब हड़प्पा से मिलती है धोती पहने। तो उस समय पर लोग बाग देखने को हमें मिलता है कि संभवतः आज जो हम हमारे पूर्वजों को धोती में देखते हैं, तो उस समय भी लोग बाग यहाँ पर धोती पहनते थे। तो धोती जो है मतलब एक वस्त्र का संकेत है, और वस्त्र कौन सा है, ज़्यादातर सूती वस्त्र ही उस टाइम प्रचलन में होंगे। तो परीक्षाओं में सवाल आता है कि क्या यहाँ के लोग जो है कपास से परिचित थे। हाँ भाई, सूती वस्त्र होंगे तो कपास की खेती होती होगी और कपास से वस्त्र मिलता ही होगा। तो यहाँ पर जो है एक बर्तन जिस पर सुनिए, मतलब ये, हाँ, धोती पहने एक मूर्ति मिली है, इससे हमें ये देखने को मिलता है। मछुआरे का चित्र है, यानी कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस रही होगी, जो नदियाँ होंगी, यहाँ पर रावी नदी होगी, उस रावी नदी के आसपास में लोग रहते होंगे, मछली पालन किया करते होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मछुआरों का भी चित्र का अंकन देखने को मिलता है। उसके बाद जो इक्का गाड़ी है वो तांबे की बनी हुई है, तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हड़प्पा के आवास क्षेत्र में एक कब्रिस्तान देखा गया है, जो मैंने आपको दिखा दिया, पश्चिमी स्थान पर है, जिसे हम R37 कब्रिस्तान या कब्रिस्तान H के नाम से भी जानते हैं। और जे एम कैनोयर ने ये इनको खोजने का प्रयास किया है। तो सवाल पूछेगा, जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तब ये समझने को आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ये जो इक्का गाड़ी है उसमें छतरी है, ये जो इक्का गाड़ी है ये इक्का गाड़ी, इसके ऊपर छतरी वतरी देखने को मिलती है। ये सीले वीले हैं जो वहाँ पर मिली हुई हैं। और ये जो है आज हमने पहला स्थल देख लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये मोहनजोदड़ो का स्थल जो है, यहाँ पर ये स्नानागार जो है बड़ा वाला ये लग गया है, तो मोहनजोदड़ो में इसको देखेंगे। परंतु लगभग चीज़ें इस तरह से ही हैं। देखिए कि ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी वाला क्षेत्र है जो ऊंचाई पर है, मैं दिखाने का आपको देख रहा हूँ, पश्चिमी क्षेत्र है जो ऊंचाई पर है, संभ्रांत वर्ग के लोगों को देखने के लिए, रहने के लिए ये जगह है। और इसी के थोड़ा सा जो पश्चिम वाले क्षेत्र से ही पूर्व वाले क्षेत्र के अंदर सामान्य लोगों को रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसके बाद उत्खनन जो किया वो भी हमने बता दिया। हड़प्पा की बात यहाँ पर हो गई, है ना, हड़प्पा की बात हो गई। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि स्थल कौन कौन से थे। इनको तसल्ली से आप देखिए एक एक दो दो बार। और ये डबल स्पीड पे जो देखने का कंसेप्ट है ना बच्चों, ये परीक्षा के 15-20 दिन में जब आपने एक सामान्य जो वीडियो है ना उसको तसल्ली से अगर देख लिया है, तो फिर आपके दिमाग में किसी जो शिक्षक ने आपके दिमाग में पहले जो बात फिट करी है वो आपके फिट रहेंगी, तभी आप इसको देख पाओगे। लेकिन प्रथमतः ही आप इसको कोशिश करोगे ना डबल स्पीड में देखने की, तो ये बैठेगी नहीं व्यवस्था। मैं आपको बता दूं कि ये व्यवस्था बैठ नहीं पाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तसल्ली से रस लेते हुए इसको सुनिए। एक एक लाइन को हमने 4-4 बार 5-5 बार बोला है। कल जब हम क्लास दूसरी शुरू करेंगे उस समय पर हम इसके एकदम शॉर्ट नोट शुरू में 5 मिनट के लेके आएंगे। देखिए, लिखने में आपके सामने मैं बहुत लिख सकता हूँ, क्या, लिखने में कोई टेंशन नहीं है। परंतु मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑफलाइन क्लासेस कम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। परंतु बच्चे को जो डिक्टेशन वाले पार्ट हैं, सर्वे भी किया गया कि किस तरह की चीज़ें पसंद की जा रही हैं ऑनलाइन में, तो ये चीज़ें निकल के आई नहीं, वहाँ पे भी लिखाया जाए पढ़ाया जाए। वो डिक्टेशन वाले पार्ट को हटा देते हैं और वीडियो डाल देते हैं। समझना ही ये तो है क्या, कितना लिखोगे, आपके 1000 पन्नों की किताब लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। जितना हम बता रहे हैं उतना आप देखिए, समझिए। दिसंबर तक हम आपका जो तृतीय श्रेणी का जो सिलेबस है वो भी पूरा करा देंगे। और ये जो क्लास है ये थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि पीएसआई के प्री के अंदर, आरएस प्री के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। मेंस में केवल और केवल आरएस मेंस या मुख्य परीक्षा में इसका केवल केवल वो पार्ट आता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई जो 11 12वीं की जो फाइन आर्ट की पुस्तक है 11वीं की, उसके अंदर जो पार्ट लेते हैं और हम लेंगे उसको, हम उसको अलग से लेंगे। कला और संस्कृति को हम अच्छे से तैयार करेंगे, उसका अलग से ही एक पोर्शन चलाएंगे। और जो प्राचीन भारत में जितने भी आपके, चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे आपके वैदिक सभ्यता हो, चाहे उत्तर वैदिक सभ्यता हो, जैन बौद्ध हो, उसके बाद आजीविक संप्रदाय हो, फिर उसके बाद में आपके मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, गुप्तोत्तर वंश हो, ये हो, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में सल्तनत जो है उसके अंदर लोधी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, गुलाम वंश हो, कोई भी वंश हो उनको लेंगे। फिर उसके बाद जो मुगल वंश है उनको लेंगे। और आधुनिक भारत में तो हमें आर्ट एंड कल्चर के रूप में इतना कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। और बहमनी साम्राज्य वगैरह भी देखेंगे और सांस्कृतिक आंदोलन को देखने का प्रयास करेंगे। वो अलग से कहानी चली कला संस्कृति की। मैं समझता हूँ कि आपको हमारे यहाँ पर लेक्चर पूरे मिलेंगे।
और ठीक हम आपके सामने एक प्रचार के रूप में भी चीज़ें बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। और अ, हिंदी भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से लूँगा। मैंने 5-7 किताबों से नोट्स तैयार कर लिए हैं और हिंदी है वो हम आपको बहुत ही तसल्ली से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा है बहुत ही टीचर हैं अच्छे, जो टीचर हैं उनकी आज वर्तमान समय में इतनी उम्र वो प्राप्त कर चुके हैं कि वो ऑनलाइन में फिट तो हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अलग-अलग देश काल में अलग-अलग होती हैं। हम आपके सामने लगभग ये मान के चलिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बहारी, राघव प्रकाश सर की पुस्तक और साथ ही साथ इंदिरा अशोक सर की पुस्तक, इन सब चीज़ों की पुस्तक 9वीं से 12वीं की पुस्तकें और भी हिंदी क्रियान्वयन मंत्रालय की बहुत सारी पुस्तकों से एक बहुत ही अच्छा सिलेबस डिज़ाइन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि हिंदी में अगर सर्वाधिक अगर माँग जो है वो परीक्षा में और जीवन में, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप और सरकारी नौकरी में आप जब आएँगे तो हिंदी का बड़ा महत्व। और थानेदारों के अंदर तो लुटा, ये लिखते हैं ना अपन थानेदार में हम लिखते हैं कि एक तो होता है लुटा, एक होता है लूटा, एक होता है पिटा। देखिए मज़ा आने वाला है। ये पिटा और एक होता है पीटा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है ना वो देखने को मिलती हैं। क्या? तो इस पिटा का मतलब क्या है? ये भी हम देखेंगे। इस पीटा का मतलब क्या है? इस लूटा का मतलब क्या है? इस लूटा का मतलब तो मात्रा का ज्ञान अच्छा है। देखिए तरीका दोनों लेंगे, रटेंगे, बढ़िया कसूता, चिंता ही मत कीजिए आप हिंदी के अंदर, इतना बढ़िया कसूता आपको दिमाग में बिठा देंगे कि नींद में उठा के आपसे कोई भी चीज़ पूछ ले। पढ़ाने का तरीका हमारा बहुत अच्छा होगा। हम आपसे आज की क्लास को कहेंगे आप अच्छे से उसको देखिए, परीक्षा के लिए उपयोगी है, प्रश्न भी अच्छे तरीके से आपको कराए जाएँगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।